नमस्कार, मैं कुमार वरुण दूरदर्शन के दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेखक की दुनिया विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहित्य संस्कृति की गहन अध्येता विदुषी डॉक्टर मीरा मिश्रा जी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मीरा मिश्रा जी। मीरा मिश्रा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। साहित्य और संस्कृति विषय पर लगातार लेखन कर रही हैं। कवि हैं, कथाकार हैं, अनुवादक हैं, कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। समसामयिक विषयों पर लगातार रचनात्मक लेखन कर रही हैं। अभी हाल में इनकी दो कविता संग्रह, एक प्रकाशित होने वाली है, एक कविता संग्रह प्रकाशित है, देहरी लांघती औरतें कहानी संग्रह भी प्रकाशित है, प्रीत तुम्हारी संग। अनुवाद पर इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें बोलविया की डायरी, चे गुवेरा की बहुत ही प्रासंगिक यह पुस्तक है, पूरे चे गुवेरा के माध्यम से पूरे समाजवादी आंदोलन को समझने के लिए और उनके पूरे रचना कर्म और उनके पूरी रचना धर्मिता को समझने के लिए। और इसी कई विषय हैं जिस पे और बातचीत करेंगी हमारे साथ मीरा मिश्रा जी। पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं मैं। एक बात है कि आपका जो अध्ययन अध्यापन रहा वह कहीं ना कहीं विज्ञान विषयों के साथ रहा, और उसके बाद आप साहित्य और संस्कृति की जो रचनात्मक भूमि है वहाँ अवतरित होती है, वहाँ सक्रिय लेखन कर रही होती है। यह साहित्यिक और जो सांस्कृतिक यात्रा है, रचनात्मक यात्रा है, यह कैसे शुरू हुई, इसको आप किस रूप में देखती हैं मीरा मिश्रा जी? वरुण जी, मुझे लिखने पढ़ने का बचपन से ही शौक़ था जी। मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद है गांव की पाठशाला में भी मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ पर बहुत अंग्रेजी लेखकों के पॉकेट बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में आई थी। सोचिए उस ज़माने में प्राइमरी स्कूल में जी। मैंने डेनियल डिफो की किताब, मैंने बहुत सारी लोगों की रचनाएं वहाँ पे, तो मुझे पढ़ने का इतना शौक़ था कि जब मैं दूसरी तीसरी में थी जी। तभी से काफ़ी मैं पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने जी। और मेरे पिताजी भी घर पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाते थे, तो मुझे शुरू से ही कहानियाँ सुनने और कहानियाँ पढ़ने, किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ था। आप जैसा कि कह रहे हैं कि मैं विज्ञान की छात्रा थी और कैसे मेरा रुख रचनात्मक लेखन की तरफ हुआ। विज्ञान भी तो एक रचनात्मक कार्य ही है। निश्चित रूप से जी। दरअसल हमारे ज़माने में उस समय जो बच्चा तेज होता था वो विज्ञान लेता था जी। तो मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक थी, तो बस 9th क्लास में मैंने भी विज्ञान लिया और मेरे मन के किसी कोने में, या यूँ कहे मेरे माता पिता के मन में था कि मैं बड़ी होकर के डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने जीव विज्ञान लिया। लेकिन सच पूछिए तो मेरा मन जो है इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगता था, और मैं बचपन से ही जब मैं क्लास में निबंध लिखती थी तो मैंने उस समय भी कला, संस्कृति और तमाम दार्शनिक विषयों पे अपने मन से ऐसे ही सोच करके, और मैं 14-14, 15 पन्नों का निबंध लिखती थी। तो लिखने का शौक़ मुझे बहुत पहले से था। और इसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मैंने कुछ कविताएं भी लिखनी शुरू की शुरू में, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा कविता लिखना कम कर दिया। और मुझे जब मैं अपने पति के साथ बिहार में आ गई, तो यहाँ पर बिहार के गांव-गांव में घूमकर कला और संस्कृति से जुड़े बहुत सारे लिख रही थी, उठा रही न्यूज़ थी, लेती थी, बहुत सारे आलेख लिखती थी और उसे उस दौर में पेपरों में भेजा करती, समाजवाद। एक बात और है कि प्रकृति के रसायन से कविता का रसायन तैयार करने की प्रक्रिया कैसे हुई? क्योंकि आप रसायन शास्त्र की हैं, तो प्रकृति का जो रसायन को आप पढ़ रही थी, गूंज रही थी, समझ रही थी, और उससे कविता का रसायन आप तैयार कर लेती है। जी हाँ, तो वो शुरू से ही मैं डायरी लिखा करती थी जी। मतलब सब लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हाँ उस समय
मैं अक्सर डायरी लिखती थी और डेली कुछ ना कुछ, और मेरे मन में चलता रहता था। मतलब मैं थोड़ी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की मालकिन थी, तो इस वजह से मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र नहीं थे जी। सच पूछिए तो किताबें ही मेरी असली दोस्त थीं। और मैं कविताएं और कहानियां बहुत पढ़ती भी थी, और कविताओं के माध्यम से आप थोड़े में ही अपनी बहुत सारी आंतरिक चीज़ें आप जो चाहते हैं जी उसको व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने उस समय कविताएं चर्चित कविता संग्रह देहरी लांगती औरतें, आपके शीर्षक से भी यह बातें जाहिर होती है कि यह कविता संग्रह में औरतों को लेकर, स्त्री संदर्भ को लेकर, स्त्री के प्रश्न को लेकर आप बहुत बेचैन दिखती हैं। उनके प्रति आपकी संवेदनशीलता, जो रचनात्मक संवेदनशीलता है, पूरी तरह से स्त्रियों के पक्ष में खड़ी होती है। प्रकृति के संदर्भ भी इस संग्रह में मैं जब इस संग्रह से गुजर रहा था तो प्रकृति और स्त्री के संदर्भ एक दूसरे से इस रूप से घुले मिले हैं कि दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज और जीवन के कई संदर्भ अनुत्तरित रह गए हैं। मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो सच पूछिए तो एक तो है कि यथार्थ का चित्रण है। जी जी जी, आप देखे वो स्त्री यथार्थ का चित्रण है। और स्त्री चूंकि एक सृजन करता है जी, वो सृजन करती है जी जी, परंतु उसका जिस तरह से शोषण होता है, या उसी तरह से आप प्रकृति को भी देखिए। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमें आगे बढ़ने का मतलब प्रकृति से ही हम सभी जुड़े हुए हैं, उसी से हम मतलब पूरी दुनिया उसी पे है। तो प्रकृति और स्त्री इसको जब कोई छेड़ता है जी, और इसको जब मैं दुखित देखती थी तो कभी मन बेचैन, हाँ, तो कभी मन बेचैन होकर के जी जी, और फिर एक कविता गढ़ देता था। लेकिन एक बात और है, एक प्रश्न और आपकी कविताओं से गुजरने के बाद मुझे लग रहा था कि आपकी एक कविता है जिसमें रोटी की बात आप कर रही होती है, और जब मैं उस कविता से गुजर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे धूमिल की याद आने लगी कि एक आदमी है जो रोटी सेकता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी सेकता है न बेलता है और रोटी से खेलता है। तो प्रश्न भी मौजूद हैं समाज में, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन सभी संदर्भों को आप अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की है। या लॉकडाउन की जो कविताएं हैं वो समसामयिक विषय हैं, लेकिन बहुत ही ज्वलंत विषय हैं जिनको आप अपनी कविताओं में पिरोने की कोशिश की है। और कुछ और कविताओं के बारे में और संदर्भों के बारे में जो छूट गए हैं उसके बारे में कुछ आप कहना चाहती हैं? देखिए, मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील प्रकृति की रही हूँ जी, और समाज में इस तरह का जो शोषण होता है या होता था, जिसे मैं देखती थी, जिसे मैं महसूस भी करती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था जी। मैं किसी से तो नहीं, परंतु अपने आप से या इस तरह के प्रश्न मैं किया करती थी अपने मन में कि ऐसा क्यों है कि किसी के पास बहुत अधिक खाने के लिए है और किसी के पास जो है कुछ भी नहीं है। तो उसी समय से मेरे मन में यह रहता था कि मैं इन सब चीज़ों के प्रति लिखूं कि क्यों समाज में इतनी गरीबी है, क्यों जो असमानता है और ये असमानता इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आपकी एक कविता है स्त्री, हाँ, यदि आप उसका 2-4 लाइन हमें पाठ करके सुनाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। स्त्री के बारे में ही है जी। वह, इसका शीर्षक भी स्त्री ही है जी। वह रोज गढ़ती है तुम्हारे सपनों का महल, वह रोज गढ़ती है तुम्हारे सपनों का महल, और अपने हिस्से पाती है खुला आसमान, तुम्हारे घर की खुली छत की तरह। उसे मालूम है तारों के लिहाफ में सर्द रात को समेटने का गुर, बारिश के मौसम में बादलों की छतरी ओढ़ बारिश से बचने की कला। तुम नहीं जानते, परंतु वह जानती है हवा के रुख को मौसम के हिसाब से मोड़ना जी। वह स्त्री है, सृजन करती है, उगा सकती है पथरीली क्यारियों में केसर के फूल। जब कभी मंडराने लगें तुम्हारी छत पर काले बादल, तुम उसे आवाज़ दे देना, वह सावन बन बरस पड़ेगी जी। धो देगी तुम्हारे अंतस में फैले अंधियारे गर्द को, मिटा देगी तुम्हारी दीवारों पर फैले बदरंग दाग। वह स्त्री है, सृजन करती है,
जानती है जीवन देना, जीवन में खुशियों के रंग भरना, जीवन से प्रेम करना। आप त्याग करती हैं, आप अपनी पूरी भावनात्मक जो रचनाशीलता है उसको अपने भावनात्मक तरीके से रचने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि कविता में ये बातें पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी कि आप पद से गद्य की तरफ आपकी यात्रा की जो आवाजाही है वो क्यों होती है? क्या आप संपूर्ण भावों को कविता में पिरोना मुश्किल है क्या? दरअसल आपको नहीं पता है, मैं पहले गद्य ही रचती थी। ये कविताएं तो विश्वविद्यालय के दिनों में मैंने छिटपुट कुछ रचा था। विश्वविद्यालयों के दिनों में आपने कविताएं रची? तो विश्वविद्यालय के दिन से ही उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन मैंने फिर जोड़ा नहीं। उसके बाद मुझे सच पूछिए तो जर्नलिस्ट बनने का बड़ा मन था, तो मैं घूम घूम करके काफ़ी लिखती थी, समाचार पत्रों में लिखती थी। और ये जो समाज में जो इस तरह के मुद्दे थे जिनसे समाज में जो असमानता बढ़ती है या किसी भी तरह के जो मनुष्य को मनुष्य के बीच भेद, बिल्कुल तो उन सब मुद्दों पे आधारित मैं पूरी छानबीन करती थी खोज करके, और उस तरह के आलेख में लिखा करती थी। और वो उस समय के उसमें मैगजीन्स में काफ़ी निकला करते थे। और उस समय मैंने कुछ काम भी किया था, जैसे मधुबनी में मैंने एक गांव में मछुआरियों की एक संस्था खड़ी करी थी। और थोड़ा एक्टिविज़म भी अपने उसमें रहा। लेकिन वो एक्टिविज़म के बीच आपकी कहानियाँ लगभग देश के सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, और बाद में वो कहानी संग्रह भी आपकी प्रकाशित हुई, प्रीत तुम्हारी संग। जब मैं आपकी तुम ही संग, तुम ही संग, और जब मैं उन कहानियों से जब मैं गुजर रहा था, उसको पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जो नौकरशाही है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नेता है वह आपकी कहानियों में ज़्यादा मतलब उभर कर सामने वो बातें आ रही, वह संदर्भ ज़्यादा है आपकी कहानियों में। इसे आप किस रूप में देखती है? क्योंकि वो आपके जीवन संदर्भ से जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए आपकी कहानियों में संदर्भ ज़्यादा आ रहे हैं? ऐसा नहीं है जी। उसमें आप देखिएगा तो मैक्सिमम कहानियाँ जो हैं वो स्त्री से रिलेटेड हैं, और बहुत सारी कहानियाँ गांव से भी रिलेटेड, गांव की स्त्रियों पर आधारित हैं। लेकिन हाँ, नौकर, चूँकि मेरे पति नौकरशाह थे, और इसलिए जाहिर सी बात है मैं उस परिवेश में मैंने अपना पूरा जीवन बिताया, तो मैंने उसको नज़दीक से देखा। और सच पूछिए तो नेता और नौकरशाह और मीडिया, ये तीनों मिल करके किसी देश को की खुशहाली या उसके विकास या जो भी कहिए उसको रचते गुनते हैं। तो मैंने देखा कि किस तरह से नेता की वजह से पराभव भी होता है, किस तरह से नेता की वजह से विकास भी होता है, विकसित समाज भी डेवलप होता है। इसलिए आप कई जगह व्यंग के रूप में देखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी कहानियाँ जीवन और समाज का यथार्थ है, कह सकते हैं। बिल्कुल वो आप देखेंगे कि मुझे जहाँ जहाँ लगता था कि यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, मतलब अच्छा वो और कैसे कर सकता है, तो आप देखेंगे कि उस तरह का मैंने व्यंग के माध्यम से उसको कहने की कोशिश की है कि उनको ऐसा होना चाहिए। जब लघु कथा भी है जिसमें कुत्तों की बात है। जी हाँ, तो उन संदर्भ के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी हाँ, मतलब आप देखिएगा कि जो पागल कुत्ते की शायद आप बात कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने देखा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया में तमाम अनाप शनाप की चीज़ें आ रही हैं, तमाम झूठ सच। एक ज़माना था जब हम लोग समाचार पत्र उठाते थे और उसको पढ़ते थे तो कहते थे कि हाँ हमने सही चीज़ पढ़ी है, मतलब हमें कहीं अविश्वास नहीं होता था। परंतु आज का ज़माना बदल चुका है, मतलब वो प्रेम सौहार्द जो हमने अपने बचपन में देखा था, गाँव में भी, शहरों में भी, स्कूलों में, तो वो सब अब चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब अगर नेता और नौकरशाह चाहें और तो वो स्थितियों को पूरी तरह से अच्छी तरह से बदल सकते हैं। अगर हमारी शिक्षा इस तरह की हो कि अच्छे मनुष्य पैदा हों, न कि एक मशीन पैदा हो, तो इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल है
और हम चाह करके भी, हम लोग बहुत चाहते हैं कि हम कुछ करें, निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते भी हैं, परंतु उनके रोल को नकारा नहीं जा सकता है। तो क्या आपकी कहानियों के जो सामाजिक संदर्भ हैं वह संदर्भ ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि वह पूरा यथार्थ को आप रच रही होती हैं? तो यथार्थ तो जीवन है, तो आप समसामयिक मुद्दों पर लिख रही होती है, तो वहाँ भी वो संदर्भ आपके लिए, वो स्पेस वहाँ भी था, लेकिन आप कहानियों के माध्यम से उन संदर्भ को क्यों रचती है? देखिए, कहानियाँ जो हैं वो लोगों के अंतर्मन को छूती हैं। जी जी। और मेरा मानना है कि अगर कहानियों में थोड़ा सा व्यंग्य हो, थोड़ा सा चटपटापन हो, थोड़ी मतलब ऐसा रहना चाहिए, थोड़ी सरल भाषा में हो, जो पाठक को लगे कि यह तो मेरी ही कहानी है, या मेरे आसपास गुजरती हुई कहानी है। जी जी। तो उस तरह की कहानी जब पाठक पढ़ता है और उसमें अगर कहानी में संदेश कुछ छुपा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको आत्मसात करने की कोशिश भी करता है। तो इसलिए आप मेरी अधिकांश कहानियों में देखेंगे कि कोई ना कोई उसमें संदेश भी है। हाँ, संदेश लगभग आपकी सभी कहानियों निश्चित में रूप से। कहानियों में, कविताओं में भी आपके संदेश निहित हैं, और उस निहित संदेश के बरक्स हम नहीं कहीं इधर उधर भटक। बिल्कुल, और मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसलिए पर्यावरण से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, बहुत आलेख भी लिखे। तो और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तो एक बात और है कि रचनात्मक है। लेखन के साथ साथ आप अनुवाद से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ। जो साहित्य में अनुवाद की प्रक्रिया है बहुत कठिन प्रक्रिया है। जी हाँ। समाज विज्ञान में जो अनुवाद की प्रक्रिया है मुझे लगता है साहित्य से ज़्यादा सरल है, क्योंकि साहित्य में मन की जो भावनाएं हैं, जो संदर्भ हैं, उसको रेखांकित करने के लिए उन संदर्भों के लिए नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। उस प्रक्रिया से आप जब साहित्य का अनुवाद आप कर रहे हैं तो उसको किस रूप में आप देखती हैं? देखिए, आजकल के ग्लोबल ज़माने में जी, अगर हम सिर्फ अपने साहित्य तक ही सिमटे सिकुड़े रह जाएंगे तो मैं नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए। जी जी। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारी जो अपनी मातृभाषा है, अगर उसमें दूसरे देशों की कहानियाँ या दूसरे देशों के जो उपन्यास हैं या नाटक हैं, उन सब, हाँ, या यात्रा संस्मरण हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर हम अपनी भाषा में उसको पढ़ते हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उसको पढ़ करके हमारा जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी बढ़ सकता है। तो इसलिए मुझे अनुवाद में इसलिए भी विशेष रुचि थी कि मैं चाहती थी कि तमाम जो बड़े बड़े लेखक हैं बाहर के, उनकी रचनाओं का अनुवाद हो, और वो हमारे जो हिंदी पाठक हैं वो अनुवाद की कुछ सीमाएं भी हैं क्या? आपको कुछ लगता है ऐसा क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साहित्यिक अनुवाद की सीमाएं बिल्कुल होती हैं। ऐसा नहीं है कि अनुवादक जो है वो जो लेखक लिख रहा है उससे इतर हट करके कुछ अपना ही उसमें घुसा दे या कुछ अपना ही, लेकिन हाँ, उसका भावानुवाद तो होना चाहिए, बिल्कुल वो चीज़ आनी चाहिए। जो जिस्ट है वो तो ज़रूर रहना चाहिए, जो कहना चाहता है लेखक वो रहना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रख करके आप मेरा अनुवाद देखेंगे तो मैंने बहुत सरल भाषा में अनुवाद किया है। बहुत सरल भाषा में आपने अनुवाद किया है, और उसकी वजह यह है कि वो भाषा सरल है और प्रवाहमयी भाषा में आपने अनुवाद किया है। तो आपकी जो चर्चित जो आपने अनुवाद किया है, जो चे गुवेरा की जो डायरी, बोल्विया डायरी है, वो पूरे हिंदी प्रदेश में बहुत चर्चित है और लगभग सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी है। आप इस डायरी के बारे में कुछ जो अनछुए जो पहलू है उसको शेयर करना चाहती हैं? चे गुवेरा के बारे में मैंने सुन रखा था जी, और मैं बस इतना ही जानती थी कि वो एक क्रांतिकारी थे और वहाँ के थे, अर्जेंटीना के थे। जी। और फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट में थे। परंतु जब मुझे प्रकाशन संस्थान ने इस किताब को अनुवाद करने के लिए दिया, वो मूलतः स्पेनिश में थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने मुझे दिया अनुवाद करने के लिए। तो तब उनके व्यक्तित्व के बारे में मुझे पता चला कि वो कितने महान व्यक्ति थे। वो एक पेशे से वो एक डॉक्टर थे, कास्ट्रो की सरकार में वो विदेश मंत्री थे, परंतु वो 50 छापामारों को ले करके और किस तरह से लातिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बोल्विया में उन्होंने जिस तरीके से जो तो वो कई कंट्रीज़ में, कई देशों में, पूरे लैटिन अमेरिका मुझे लगता है कि 3-4 देशों में उन्होंने भाग लिया था।
क्यूबा में तो भाग लिया ही जी, था, जी, उसके जी। बाद से स्वतंत्र हुआ था और फिदेल की सरकार बनी थी। उसके बाद वो लास्ट में अपने जीवन के अंतिम दिनों में यूँ कहिए वो बोलीविया के तानाशाही ख़त्म करने के लिए 50 छापामारों को लेकर के और वहाँ कूद पड़े थे। जी, जी। और वो जंगलों, पहाड़ों, बिना खाए पिए और बहुत विकट परिस्थितियों में लड़ते हुए और किस तरह से तो वो आगे बढ़ते रहे। और उनकी एक खासियत थी कि वो अगर उनका कोई साथी बीमार पड़ जाता था या कोई मर जाता था और वो छापा उससे सिपाहियों से घिरे होते थे, फिर भी वो उसको छोड़कर जाते नहीं थे, उसकी दवाई करते थे। जी, जी। और डायरी वो नियमित लिखते थे। जी, जी। बाद में चे गुवेवारा की पत्नी ने जो है उनकी डायरी को किताब के रूप में हाँ संकलित करके और उसको छपवाया। और तो वो कई भाषाओं में अनुदित है। कई भाषाओं में अनुदित हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात है कि आप अनुवाद के साथ साथ समसामयिक विषयों पर लिख रही होती हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर आप बहुत ही सजग तरीके से सक्रिय लेखन कर रही होती है। उन लेखन के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। हाँ जी हाँ, प्रकृति से मेरा बहुत बचपन से ही बहुत बहुत गहरा लगाव है और मुझे फूल पत्तियों, गार्डन और इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ रहा है बचपन से ही। जी, जी, जी। तो दिन पर दिन उसी समय से मैंने पर्यावरण पर लिखना शुरू किया था। जी। और अब तो आप देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर है। जी। और इन सब मुद्दों पर बहुत ज़्यादा कोई चर्चा भी नहीं होती है। बहुत कम लोग लिख रहे हैं। जी हाँ, लिख भी बहुत कम लोग रहे हैं। और जो कुछ होता है पूरे विश्व स्तर पर, जो मतलब जो प्रयास भी किए जाते हैं वो बड़े आधे अधूरे मन से किए जाते हैं। जी, जी। मान लीजिए आप बहुत पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, परंतु अगर आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स को पास करते जाते हैं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता कहीं ना कहीं तो इसको आप क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि जो समसामयिक मुद्दे हैं और पर्यावरणीय मुद्दे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनको उस विषय को लेकर भी आप समाज को कहीं ना कहीं जागृत करने की कोशिश कर रही हैं। एक बात चलते चलते, अभी आप क्या लिख रही हैं, क्या पढ़ रही हैं और जो लिखने वाले युवा साहित्यकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं एक यात्रा संस्मरण पे काम कर रही हूँ। काफ़ी कुछ लिख भी लिया है। फिर एक कविता का मटेरियल जो है वो पहले से ही मेरे पास है, तो उसको भी सोचती हूँ छपने की प्रक्रिया में उसको भी दे दूँ। और एक निकोलाई रेरिख पर अनुवाद है, आप जानते ही होंगे निकोलाई रेरिख के बारे में। उनकी सेंट्रल एशिया का ट्रैवलॉग है और उसको लिखते समय मुझे इतना अच्छा लगा था। वो कई सालों से पहले मैंने उसको अनुवाद किया था लेकिन वो छपा नहीं था। जी, जी, जी। तो अब शीघ्र ही वो छपने वाला है। तो बस इस तरह से अभी कुछ किताबें मेरी साहित्य में जो युवा लिख रहे हैं, हाँ, साहित्य में जो युवा लिख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि वो जो भी लिख रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके लिखें और ऐसा कुछ लिखें कि उससे समाज का कल्याण हो। जी। ऐसा कुछ नहीं लिखें कि जो समाज जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी विकृत होती जाएं। जी, जी, जी। तो मेरा यही कहना है कि लिखिए, आप स्वांतः सुखाए लिखिए, लेकिन कुछ ऐसा भी लिखिए, जल्दीबाजी में न लिखिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठहर कर लिखे, रुक कर लिखे। और भाषा और अन्य चीज़ों पर का तो ध्यान रखना ही चाहिए। जी, जी। परंतु लिखिए तो आप किसी उद्देश्य से लिखिए, निरुद्देश्य सिर्फ मतलब अच्छा लगे या लोगों में थोड़ी सी मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी जो युवा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही सारगर्भित तरीके से लिखे। जी हाँ, थोड़ी सोच समझ कर लिखे, थोड़ी गहराई हो उनके लेखन में गहराई हो। जी हाँ, लिखने के लिए न लिखे केवल, लिखने के लिए न, बल्कि समाज को कुछ साहित्य के माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए लिखे। जैसे आजकल बहुत लोग 50-50, 60-60 किताबें जो हैं वो लिख ले रहे हैं, परंतु वो क्या लिख रहे हैं उन्हें खुद भी पता नहीं है। और इसलिए कुछ ऐसा लिखा जाए जिसके पीछे उद्देश्य हो कि आप किस लिए लिखना चाहते हैं। जी, जी, जी। साहित्य और संस्कृति अनुवाद को लेकर लगातार आप लेखन कर ही रही है और उम्मीद है कि भविष्य में साहित्य संस्कृति की जो धारा है उस धारा को और समृद्ध करेगी। अनुवाद से जो हिंदी साहित्य का एक बड़ा लगभग बहुत कम अनुवाद हो रहे हैं बाकी विश्व साहित्य का,
उस अनुवाद की प्रक्रिया में आप जुड़ी हैं और जुड़कर साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। और कई संदर्भों को लेकर आपसे बात हुई, आपकी पूरी रचनाधर्मिता पर बात हुई। आप इस कार्यक्रम में आप आई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।